नाज़रीन, इसराइल और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघल रही है। फलस्तीनी मुसलमानों की बदतरीन हालत के बावजूद, गजा की पट्टी में इसराइल के मुजालिम के बावजूद मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात सवाल कर लिए। अमरीकी सदर की कोशिशों के बाद मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल में बाकायदा मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे का ऐलान आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट से किया है। मुआहदे के मुताबिक इसराइल और यूएई में मुकम्मल तौर पर सिफारती ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। इसराइल को तस्लीम करने वाला यूएई पहला खलीजी और तीसरा अरब मुल्क होगा। अरब ममालिक में से अब तक सिर्फ उर्दन और मिस्र ही वो दो ममालिक थे जिन्होंने इसराइल को बाकायदा तस्लीम करते हुए इसके साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात सवार कर रखे हैं। अमरीकी सदर के मुताबिक इस मुआहदे के तहत इसराइल मकबूजा फलस्तीनी इलाकों को इसराइल में जम करने का मंसूबा रोक देगा और इसके बदले मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल से बाकायदा सिफारती ताल्लुकात बहाल करेगा। अमरीकी सदर की ट्वीट में मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल की जानिब से एक मुश्तरका बयान भी जारी किया गया। सदर ट्रंप इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जायद के मुश्तरका बयान में इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि यह तारीखी पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में मदद देगी और आने वाले हफ्तों में दोनों मुल्कों के वफूद मुलाकातें करेंगे और इनमें बराह रास्त परवाज़ों, सिक्योरिटी और टेलीमवासिलात, तवानाई, सेहत की देखभाल जैसे अमूर पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात को अमेरिका का अजीम दोस्त करार देते हुए तारीखी अमन मुआहदे को एक बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया है। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद की जानिब से इस मुआहदे की तस्दीक भी कर दी गई है। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा है कि इस मुआहदे से इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के बाज़ इलाकों पर अपनी खुद मुख्तारी के नफाज के मंसूबे से दस्तबरदार हो जाएगा। दूसरी जानिब इसराइल यूएई मुआहदे पर फलस्तीन की जानिब से सख्त मजम्मत की जा रही है। इसराइल की अरब ममालिक के साथ कुर्बतों की कोशिश गुज़िश्ता काफी अरसे से जारी थी। अरब ममालिक इसराइल के साथ खुफिया राब्तों में थे और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की आमद के बाद सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर में है। अरब ममालिक के अलावा इसराइल के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए भी आलमी सतह पर कोशिश होती रही है और इमरान खान की हुकूमत आने के बाद इन खबरों में तेजी भी देखी गई। फरवरी 2019 में जर्मनी में होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान इजरायली न्यूज वेबसाइट मायरूफ को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तान इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भारत दौरे के मौका पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से मस्बत बात भी कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने शक जरूर रखी थी। उन्होंने कहा था कि यह हालात की बेहतरी पर मुनहसर है, यानी फलस्तीन की हालात की बेहतरी पर मुनहसर है। नाज़रीन, इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहस सिर्फ हालिया हुकूमत में नहीं हुई बल्कि इससे पहले 2005 में भी पाक इसराइल ताल्लुकात के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई थी जब पाकिस्तान और इसराइली वज़राए खारजा के दरमियान मुलाकात हुई। अरबों के इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात के हवाले से तुर्क नशियाती इदारे TRT वर्ल्ड ने एक रिपोर्ट मुरतब की थी नाज़रीन, जिसको हमने तर्जुमे के साथ आपके सामने पेश करने। नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। उनसे पूछेंगे कि मामला अब किस तरफ जाएंगे। जनरल साहब, मुझे ये बताइएगा सर कि अब ये इस पीस डील के बाद मामला कहां जाएंगे? इस पीस डील में ये जुमला भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मजीद ममालिक भी फॉलो करेंगे। आपको लगता है कि ये मुआहदा आगे चल के बाकी ममालिक को भी शामिल करेगा खुद में? जी देखिए, पहली बात यह है कि ये यकीनन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमारे ही पड़ोस में कि यूएई ने उनके साथ ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं, उनको रिकग्नाइज कर लिया है। सफारती ताल्लुकात भी और सिक्योरिटी रिलेटेड मुआहदे भी हो रहे हैं। एक तो यह है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी जीत है क्योंकि उनको अपने इंतखाबात से पहले जो ज्यूइश लॉबी की सपोर्ट चाहिए थी, जो उनको डोमेस्टिक और मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स में जो एक बूस्ट चाहिए था, वो यकीनन उनको मिल गया है, जो उनके री इलेक्शन में बड़ा मुआविन साबित होगा। तो ये उस लिहाज से अमेरिका के लिहाज से तो बड़ा बरवक्त है। लेकिन जो बात आपने कही है, यकीनन सऊदी अरेबिया के भी इनफॉर्मली रिकग्नाइज तो वो कर चुके हैं इजराइल को और उनके ताल्लुकात भी हैं। अब देखना यह है कि जो 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें से और कितने ममालिक ऐसे हैं जिनके रवाबत यूएई और सऊदी अरेबिया के वास्ते से उस तरह के हैं कि वो भी इनको फॉलो करेंगे। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल इस बात में इम्कान है कि खासी बड़ी तादाद मुसलमान ममालिक की इजराइल को रिकग्नाइज कर लेगी।
अब जब ऐसा हो जाता है तो वो कंट्रीज, मुझे लगता है ये है कि ये मुस्लिम उम्मा को डिवाइड किसी हद तक कर देगा, क्योंकि कुछ ममालिक ऐसे होंगे जो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जो सफारती ताल्लुकात उनसे नहीं बनाएंगे। तो मुस्लिम उम्मा मजीद दो ब्लॉक्स में बट जाएगी। एक वो ब्लॉक जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता और उनकी पॉलिसीज को डिस्करेज करता है और उनको मुनासिब नहीं समझता, और एक ऐसा होगा ब्लॉक बन जाएगा जो इनको यकीनन रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे और उनके साथ अपने सफारती ताल्लुकात बनाकर उनकी पॉलिसीज में उनके साथ ताउन करेंगे। तो अब देखना ये है कि मुस्लिम उम्मा के लिए या पैलेस्टाइन के लिए बिलखुसूस इसमें से क्या बेहतरी बरामद होती है। जैसा मुझे सर ये बताइएगा, क्या जो कंट्री रिकॉग्नाइज करता जाएगा, जैसे यूएई ने कर लिया, क्या इससे पैलेस्टीन और द कॉज ऑफ पैलेस्टीन वो फिर कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी हिस्सा हिस्सा? देखिए, दो तरीके हैं। पहली बात यह है कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन तो रिकॉग्नाइज हो चुकी है और उसकी रिकॉग्निशन तो वर्ल्ड ओवर है, दो स्टेट्स का वजूद तो मान लिया गया है। अब देखना ये है कि उनकी जो बॉर्डर्स हैं उनका तयन, जोग्राफियाई हदूद का तयन किस तरीके से होता है, और जो आबादियाँ पैलेस्टाइन के क्लेम्ड एरिया के अंदर इजराइल ने बनाई थी उनका मुस्तकबिल क्या है। क्या उनको डिमोलिश करके बॉर्डर को रेस्टोर किया जाएगा? क्या वो मजीद आबादियाँ बनाने से रुक जाएंगे? क्या जो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं और बैतुल मक़दस का स्टेटस क्या होगा? तो ये सब चीज़ें आप देखने की बात है कि कितनी कामयाब डिप्लोमेसी ये अरब कंट्रीज जो उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किस कीमत पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्या ये अचीव करना चाहते हैं। अगर पैलेस्टीनियन मुसलमान अमन की ज़िंदगी रह सकते हैं इसके बाद, तो यकीनन एक खुशाइंद बात होगी। अगर उनकी जोग्राफियाई सरहदों का तयन हो जाए और इजराइल अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को अगर तर्क कर दे तो यकीनन ये एक बेहतर डेवलपमेंट होगी। लेकिन इसका सही नक्शा क्या बनता है ये अभी कुछ अरसे बाद सामने आ जाएगा। अच्छा, देखिए, आपने जैसे कि जनरल साहब पहले भी कहा था, आपसे जब इनफॉर्मल गुफ्तगू हो रही थी कि मामला मजहबी नहीं होता, मजहबी सियासी होता है या माशी होता है, तो सर क्या इजराइल की रिकॉग्निशन से इन अरब कंट्रीज को कोई माशी फायदा भी होगा? देखिए, मुआशी फायदे से ज्यादा बात है यहाँ पे अमन की। मेरे ख्याल में जो पैलेस्टीनियन इशू और इजरायली इशू है, इसको वो मजहबी रंग से निकाल के एक सियासी हकीकत या सियासी रियलिटी की सूरत में देखकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं अरब ममालिक। जिस तरह अभी हमने देखा कि कश्मीर के मामले पर OIC ने अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। उसकी वजह भी ये है कि वो कश्मीर को हम उसे एक मुस्लिम माइनॉरिटी जिसके ऊपर हिंदू जुल्म कर रहे हैं, हिंदू मेजॉरिटी जुल्म कर रही है, हम उसको इस नज़र से भी देखते हैं। और उनका जो एक राइट था प्लेबिसिट के ज़रिए इंतखाब करने का कि वो किस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं, हम इसको दोनों सूरतों से एक मजहबी मामला समझते हैं। क्योंकि तकसीम हिंद के वक्त भी जो बात हुई थी, मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी ममालिक की और रियासतों की बात हुई थी। तो ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत थी जिनका जो एक मजहबी इलाक़ बनता था वो पाकिस्तान के साथ बनता था। लेकिन OIC इसको एक प्योरली पॉलिटिकल मामले की हैसियत से देख रही है और शायद वो कहेंगे भी हमें ये कि आप इसको बायलैटरल डिस्प्यूट को हल करें, अगरचे ये एक बहुत लंबा रास्ता है और शायद उसमें बहुत बड़ी दुश्वारियां आएंगी, क्योंकि हिंदुस्तान उसको सिरे से मुतनाज़ा मसला तस्लीम ही नहीं कर रहा, मानता ही नहीं है। अच्छा जनरल साहब, अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं पाकिस्तान को लेकर के कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का रिएक्शन इस पे क्या आना चाहिए, क्योंकि हमारे डेफिनेटली अच्छे रिलेशंस हैं अरब ममालिक से और फ़लस्तीन की कॉज के लिए पाकिस्तान हमेशा खड़ा हुआ। एक दूसरा ये सर, वो अरब कंट्रीज जिनका पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक है, जैसे सऊदी अरेबिया है, तो सर आपको लगता है इन अरब कंट्रीज की तरफ से पाकिस्तान पर भी दबाव आ सकता है कि हम इसराइल के साथ थोड़ी मजीद कुर्बत का मुजाहरा करें? मैं नहीं समझता, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को रिकग्नाइज ही नहीं किया और इसकी रिकग्निशन जो भी हुकूमत इसका बीड़ा उठाएगी वो उसको सियासी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग मजहबी मामलात को बड़ी मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं और वो यकीनन इजराइल को एक जालिम सेहूनी रियासत जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है और पैलेस्टीनियन के साथ जुल्म कर रही है, सीरिया के साथ उसके इख्तलाफात हैं, इजिप्ट के साथ इख्तलाफात हैं, तो हम उनको उस तरीके से, हमारी जज्बाती नौइयत कुछ मुख्तलिफ किस्म की है,
तो बहुत जल्द तो हमें कोई भी डिक्टेट ऐसा नहीं कर सकता कि आप रिकग्नाइज करें, न हमें उनके ऊपर कोई दबाव डालना चाहिए कि आप न करें, क्योंकि इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स को अपनी पॉलिसी अपने कौमी मफाद को देखते हुए बनानी चाहिए, और ये एक दूसरे को डिक्टेट करने की जो रिजीम थी या जो वक्त था, मेरे ख्याल में वो अब गुजर चुका है, और स्टेट्स को अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी परसू करनी चाहिए। पाकिस्तान को भी ऐसा ही सोचना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी कुछ इस तरह बन गई है। मेरी एक सोच है कि हमें ये जो इकोनॉमिक हिटमैन जो पिछले 10 साल से इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे, इन्होंने मुआशी तौर पे पाकिस्तान को उस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है जहां वो हर अदारे की तरफ, कभी IMF की तरफ देखता है, कभी FATF की तरफ देखा है, कभी इमदाद के लिए सऊदी अरेबिया और चीन की तरफ देखता है। तो हमें इन्होंने एक बेगर बोल दे के तमाम रियासतों के सामने एम्बैरस करके खड़ा कर दिया है, और वो लीडरशिप जो है, जो इसकी जिम्मेदार है, वो अकाउंटेबिलिटी को भी बहुत अच्छी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं। आई विश कि उनका कोई मुहासबा हो जाए ताकि रियासत पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंट बावकार पॉलिसीज को परसू कर सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। यहां पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे रऊफ कलासरा साहब। उनसे पूछेंगे ये जो आवाम की जेब पर 200-225 अरब का डाका पड़ने वाला था, इस डाके को उन्होंने भी बहुत पहले रोकने की कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर फैसला दे दिया। इसी पर बात करेंगे वक्फे के बाद। अवाम की जेब से निकलने वाले 417 अरब रुपए जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत सनतकारों को माफ कर चुकी थी और मीडिया की जानिब से तनकीद पर कोसते थी, और 417 अरब रुपए माफ करने को दुरुस्त फैसला कहती थी। जब तनकीद से घबरा कर ऑर्डिनेंस वापस लिया था तो भी हुकूमत अवाम के सामने यह पैसा डूबने का खदशा जाहिर करती थी, लेकिन अब वो रकम सुप्रीम कोर्ट ने बचा ली है। अपीलें खारिज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गैस कंपनीज को हुक्म जारी कर दिया कि हुकूमत को 417 अरब रुपए अदा करें। 78 सफात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस फैसल अरब ने तहरीर किया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। मामला कुछ यूं है कि 2012 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक टैक्स लगाया जिसका नाम रखा गया गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज, GIDC। मकसद यह था कि इस टैक्स से जो रकम जमा होगी इससे गैस तरसील के मंसूबे लगाए जाएंगे। उस वक्त पाकिस्तान ईरान और तुर्कमानिस्तान से गैस लेना चाह रहा था और पाइपलाइन वगैरह बिछाने के लिए रकम दरकार थी। तो हुकूमत ने फर्टिलाइजर कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनियों, बिजली बनाने वाली कंपनीज, CNG सेक्टर पर यह टैक्स लगाया और इसे इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत दे दी, यानी जिसका मतलब है कि यह टैक्स इन कंपनीज ने अपनी जेब से नहीं देना, बल्कि ये पैसे सारिफीन की जेबों से निकाले जाने थे। मसलन अगर कोई किसान किसी फर्टिलाइजर कंपनी से खाद की एक बोरी खरीदता तो वो कंपनी उस टैक्स की मद में एक बोरी पर 400 रुपए किसान से वसूल कर लेती और बाद में कंपनी की जिम्मेदारी थी कि वो टैक्स की ये रकम हुकूमत को अदा करे। लेकिन कंपनियों ने क्या किया, चालाकी ये की कि सारिफ से तो पैसे लेते रहे लेकिन आगे हुकूमत को नहीं दिए, और मजीद फनकारी ये की कि 107 कंपनियां अदालत चली गईं, अदालत के दरवाजे में पहुंच गईं और GIDC के खिलाफ स्टे ले लिया। इस तरह करते करते नाजरीन इन कंपनियों ने 700 अरब रुपए से ज्यादा रकम आवाम से जमा कर ली और हुकूमत को कितने दिए, सिर्फ 295 अरब रुपए। यानी नाजरीन बचते बचते 417 अरब रुपए, ये 417 अरब रुपए ये अवाम का पैसा था। कंपनियां अवाम से लेकर अपनी जेबों में डाल चुकी थी और हुकूमत को देने से इनकारी थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसका हल क्या निकाला? नाजरीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कंपनियों को आधा पैसा माफ कर दिया। बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए हुकूमत ने कंपनियों से कहा कि आप सिर्फ 208 अरब रुपए दे दें। हातम ताई की कब्र पर लात मारते वक्त कानून साजी का रास्ता भी इख्तियार नहीं किया गया, मामला पार्लियामेंट में नहीं ले जाया गया बल्कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया। जो पैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने माफ नहीं किए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने माफ नहीं किए, अवाम के वो पैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माफ कर दिए। और तहरीक इंसाफ जिसके सरबराह कर्जे माफ करने वालों को और कराने वालों के खिलाफ सख्त मौकफ रखते थे, उन्होंने 200 अरब माफ कर दिए। अल्लाह जाने ये सवा 200 अरब किसका पैसा था। अब आपको बताते हैं कि इस रकम की माफी से फायदा किस किस ने उठाया। वॉइस ऑफ अमेरिका की 4 सितंबर 2019 की खबर के मुताबिक इस रकम की माफी से कई कंपनियां अरबों रुपए कमाने में कामयाब हुई। सबसे ज्यादा नाज़रीन फायदा
फर्टिलाइजर कंपनियों को हुआ, जिन्होंने 138 अरब रुपए जमा कर रखे थे। बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज में से 2 कंपनियां पाक अरब और फातिमा फर्टिलाइजर्स मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब की मलकियत है। एंग्रो फर्टिलाइजर्स के मालिक हुसैन दाऊद हैं, जो हुकूमत के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के कजन बताए जाते हैं। साबिक वज़ीर खजाना असद उमर इसी एंग्रो कंपनी के CEO भी रह चुके हैं। हुकूमत ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि ये पैसे तो इसलिए माफ किए गए हैं ताकि खाद की कीमतें कम हो सके और इसके जरिए किसी को फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा। जब मीडिया पर तनकीद हुई तो तरीके साफ हुकूमत इस फैसले का दिफा करती थी, अपने फैसले को मेरिट पर करार देती थी, तनकीद करने वालों को बुरा भला कहती थी। एक मखसूस तबका, मीडिया का एक ऐसा सेक्शन और सोशल मीडिया में बैठे कुछ नाकदीन, वो टारगेट करके, प्लान करके एक मखसूस एजेंडे के तहत इस इनिशिएटिव को टिल्ट दे रहे हैं और एक ऐसी हुकूमत को मिलान करने का जरिया बना रहे हैं जिसने पाकिस्तान से करप्शन, अकरबा परवरी को खत्म करके मेरिट का बोलबाला किया है। हुकूमत न सिर्फ पार्लियामेंट को बाईपास करके ऑर्डिनेंस के जरिए कंपनीज को नवाजने के फैसले का दिफा करती थी, बल्कि इस फैसले को अवाम के फायदे का फैसला करार देती। जो GIDC का ऑर्डिनेंस के जरिए लेके जाना, जो उसके खादो ख्याल थे, जो सारी चीजें थी, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक थी। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा मकसद है, पाकिस्तान की अवाम का फायदा और मुल्क का फायदा। GIDC का जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस ला रहे थे, उसमें मकसद क्या था कि आपकी खाद की कीमतों में कमी हो। इस फैसले का दिफा करने के बावजूद, इस फैसले को अवाम के मफाद में किया जाने वाला फैसला करार देने के बावजूद हुकूमत तनकीद बर्दाश्त न कर सकी और जो फैसला इसने अपने तौर पर बहुत अच्छा किया था, वो फैसला वापस ले लिया और हिदायत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ये GIDC के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हवाले की जाए और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो हुकूमत को गाइड करें इस सिलसिले में। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट तो चली गई, लेकिन वजीर आजम ऑफिस से बाकायदा एक एलामिया जारी करके अवाम को डराया गया कि अदालत जाने से फैसला खिलाफ भी आ सकता है। यह भी हो सकता है कि हुकूमत तमाम रकम से हाथ धो बैठे। यानी पहले फैसला किया गया, फिर इस फैसले के लिए मामूल का तरीका बाईपास करके सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर उस फैसले का दिफा किया गया और फिर तनकीद हुई तो फैसले की खूबियां गिनवाने शुरू कर दी। जब तनकीद हुई तो फैसला वापस लिया गया और फैसला वापस लेने के बाद फिर अवाम को डराया गया। इस तमाम अमल में हुकूमत का जो भी तरीका कार था वो इंतहाई मशकूक था। नाज़रीन, इसी पर बनेंगे, हमारे साथ रऊफ कलासरा साहब मौजूद हैं। इन्होंने ही इन पर सबसे पहले रिसर्च करके इस खबर को ब्रेक किया था। तो कलासरा साहब, पहले तो शुक्रिया सर आपका। मुझे ये बताइएगा, जब ये खबर आई, इसको स्कैंडल कह लें, खबर कह लें, तो उस वक्त सर हुकूमत पर दबाव किसका था? मतलब हुकूमत ने किसके दबाव पर इतना बड़ा रिलीफ देने की ठानी? बड़ा आपने शार्प और बड़ा मुश्किल सवाल किया है। मैं अगर मुझसे पूछे ना, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। हालांकि आपने बड़ा क्रिस्पी, बड़ा छोटा और बड़ा अहम सवाल पूछा, लेकिन इसका जवाब ज़रा मुश्किल है। अब इसमें अब ये मैं मुश्किल इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बड़ी कोशिश रहती है कि मेरी उनसे, असद उमर साहब से उन्हें मुझसे शिकायत रहती है। मैं बहुत सारी चीज़ें पहले भी की हैं, लेकिन आई मस्ट से कि असद हैज़ बीन वेरी काइंड एंड जनरस टू मी। जब भी मिले हैं, कभी उन्होंने मूड ख़राब नहीं किया, कभी उन्होंने मुझसे कोई अपने तल्लुकात ख़राब नहीं किए। मैं बड़ा क्रिटिकल भी रहा हूँ, बहुत सारी उन पर तनकीद भी की एज ए उनके फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, लेकिन उन्होंने कभी, उनका क्रेडिट है, मैंने पूरी कोशिश की कि तल्लुकात ख़राब हों, उनकी मेहरबानी उन्होंने नहीं होने दी। लेकिन मैं अगेन शुरू वहीं से करना चाहता हूँ। ये सारा काम शुरू किया था जब यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे ये असद उमर साहब थे। ये उनके दौर का पौधा लगाया हुआ है। आज किसी को पता नहीं है, उनका नाम सामने नहीं आ रहा। नोबडी नोज कि असद उमर साहब का इसमें क्या रोल है। हुआ ये था कि इनका जो पैसा था, वो बैकग्राउंड आपने मेरा ख्याल सारा बता दिया है कि ये क्या क्या इशू था, GIDC वगैरह का सारा वो आ गया है, उसमें डिटेल में नहीं जाता। इनके पास जो 700 मेरा ख्याल 41 या 42 अरब रुपए इकट्ठे किए 2011 से लेके इन्होंने किए 2020 तक इन्होंने किए, वटेवर अभी उससे ज़्यादा हो गए होंगे। उसमें एक इन्होंने 272 या 290 के करीब अरब जो है वापस इन्होंने दे दिए। कंपनी ने लोगों से इकट्ठे किए, आपसे किए, मुझसे किए, कंज्यूमर से किए और खाद कंपनी ने किए। मैंने किसानों से 300 रुपया पर बोरी, मैं खुद किसान हूँ, मेरी माँ किसान थी, मेरा बाप किसान था, मेरी पूरी फैमिली, हमसे भी 300 रुपये एक बोरी पे हमने खाद की बोरी पे दिए जी। GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई तो आप भी दें, क्योंकि गैस पे या आपकी फर्टिलाइजर बनती है, किसानों से भी टैक्स लिया 300 रुपये एक बोरी। अरबों रुपए इकट्ठे करने के बाद उन्होंने जाके अदालतों से स्टे ले लिया बड़े टेक्निकल ग्राउंड पे, क्या कि ये सेस है कि सरचार्ज है। अब अंदाजा करें कब मकरूह है कि हराम की बहस चलती रही है।
और बड़े अरसे तक यहाँ पे इसी पे स्टे होते रहे कि ये सह के सरचार्ज डेफिनेशन हो रही है, 11 साल इसी में गुजर गए। अब इन्होंने वहाँ पे बहुत सारी इन्होंने बड़े बड़े वकील के कंपनी से बड़ा पैसा था, इट इन्वॉल्व 400 बिलियन रुपीज़ प्लस। इन्होंने यहाँ वकील खड़े किए, अभी भी आप देखें लिस्ट में पड़े कितने बड़े बड़े वकील इन्होंने हायर किए थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, पूरी एक फौज वकीलों की खड़ी कर दी कि पैसे बचाएं हम। उसके बाद इन्होंने स्टे मिल गए। अच्छा, किसी ने इनको परसू नहीं किया, जो भी सुनता था स्टे हो गया, चले रहने दें। और भाई आप जाएं अदालत को, आप बताएं, जज साहब को एक्सप्लेन करें, पाकिस्तान का पैसा है, ऑलरेडी हमारे पास पैसे नहीं है, हमने बोरिंग की हुई है, लोन किए हुए, हमारा पैसा, लोगों ने पैसे दिए, कंपनीज क्यों रोक के बैठी हुई हैं, वो कोई नहीं किया। इन्होंने हुकूमत के साथ क्या किया, यहाँ पे बिजनेसमैन ने, ये जब लोग हैं इन्होंने क्या काम करते हैं, डील करते हैं, बार्गेन करते हैं। तो असद उमर साहब ने, मैं उनको, मुझे मतलब शिकायत है, मैं कहूँगा जो उन्होंने किया, उन्होंने ईसीसी में 2 अप्रैल इन्होंने बैठ के 2 अप्रैल 90 ये पिछला साल जो है 2019 इन्होंने पूरे प्लान की मंजूरी दी थी। ये जो आज आपके सामने बाद में ऑर्डिनेंस की शक्ल आई थी, ये सारा काम जो है असद उमर साहब ने बैठ के 2 अप्रैल 2019 को इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में, मिनट्स कहेंगे, समरीज कहेंगे, सारी मेरे पास हैं, आपको मैं भेज दूंगा। इन्होंने पूरा बैठ के सारे प्लान की मंजूरी दी, समरी यही बकायदा, जिसमें कहा जी पैसे वापस नहीं आ रहे, लिटिगेशन में पड़े हुए हैं, क्या करेंगे, ये करेंगे, हमें पैसे चाहिए, चले इनसे डील करें और 50% माफ कर दें और किस्तें कर दें इनकी, और जो किस्तें ना देते उसमें सूद कर दें। वो मैंने स्टोरी की पहली दफा अपने प्रोग्राम में, जब मैं उस मुकाबले में और आमिर मतीन करते थे, मैं कि मुझे एक बात समझाएं, ये तो पैसा जो है पाकिस्तानी अवाम दे चुकी है, टैक्स आप उन्होंने रिकवर कर लिया है, आप उसको कैसे माफ कर सकते हैं? सो बेसिकली ये असद उमर साहब का प्लान था, उनका बेबी था, उन्होंने कंसीव किया। और बल्कि जब बाद में चीज़ें हम सामने लेके आए, स्टोरीज की, स्कैंडल हमने फॉलो किए, तो मुझे याद है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पे नदीम बाबर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, और सेक्रेटरी इनके असदोर पता नहीं उनका असद साहब को समथिंग, उन्होंने सारा नजला बाद में इन्हीं पे डाल दिया था। उन्होंने कहा जब हमारा क्या है, ये तो आप उनसे पूछें, असद उमर साहब से पूछें, असद उमर साहब ऊन करने को तैयार हैं। मैं कि असद उमर साहब के ऊन करने से या उनके देने से तो मसला नहीं हल होता ना, उन्होंने भी गलत किया, आप भी गलत कर रहे हैं। खैर, जब हमने रोला डाल दिया, एक बड़ी कॉमन सेंस की बात थी, कोई मतलब इसके लिए कोई और उस वक्त आपको याद होगा हम पे बड़ी तनकीद हुई, बल्कि मुझे कहने दें, अगर आप इजाजत है आपके शो में कहने की, हमारे शोज जो बंद हुए थे सर, उसकी मेन रीजन ये स्टोरी थी 417 रुपये वाली, हमारे ऊपर जो दबाया हुआ है, हमें थ्रेट्स किया गया, हमारी ट्रोलिंग की गई, हमारे चैनल्स पे दबाव डाले गए, हमें कहा गया कि इनको किसी चैनल में नौकरी नहीं करने देंगे। नाराजगी की वजह यह थी कि आप लोगों ने क्यों स्टोरियां ये ब्रेक की हैं, क्यों परसू किया है, हम 200 रुपया ले रहे थे उनसे, आप लोगों ने सैबोटेज किया, आप पता नहीं मुल्क दुश्मन है, आप किसी के हाथ में खेल रहे हैं, आप किसी के पे रोल, ये सारी चीजें हमने भुगती हैं। और बाकायदा हम पे दबाव डाला गया कि जनाब ये आप स्टोरीज नहीं करेंगे, आप इसको वो नहीं करेंगे। तो आमिर मतीन और मैंने जब हम पे दबाव डाले, ऑप्शन दिया गया कि स्टोरीज ये नहीं करनी है आपने, तो हमने बड़ी ऑनरेबल तरीके से आप पे दबाव डाला। सर, आप पे दबाव डालने वाला कौन था, मतलब कौन सी हुकूमती शख्सियत थी जिससे आप पे दबाव डाला, बराह रास्त या फिर इनडायरेक्टली? सर, हमें जो इमरान खान साहब ने खुद कहा था, उसमें सहाफ़ी मौजूद थे, गवाह मौजूद हैं, मतलब एक नहीं 20 मौजूद हैं। हमें बुलाया था उन्होंने, सारे जर्नलिस्टों को वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने बातों बातों में कहा, उन्होंने कहा जनाब कि ये देखें, ये 3 लोग बैठे हुए हैं, सारे सहाफ़ियों से मुलाकात हो रही थी, उन्होंने कहा ये 3 लोग बैठे हुए हैं, ये आज मेरी हुकूमत में तनकीद और प्रोग्राम करना बंद कर देना तो मेरी आप इकॉनमी 2 महीने में ठीक हो जाएगी। वो कौन 3 तो उन्होंने मेरा कहा, रऊफ बैठा है, आमिर मतीन बैठे, मोहम्मद मालिक अब्दुल मालिक बैठे हैं, नहीं सॉरी मोहम्मद मालिक बैठा है। तो उस पर काशिफ अब्बासी साहब ने कहा, उसने कहा इन 2 का प्रोग्राम तो बंद हो चुका है या करवा दिया गया, रऊफ और आमिर मतीन का, मालिक साहब का भी करवा दें प्रोग्राम बंद, ताकि पूरी इकानमी ठीक हो जाए। सर, उसके बाद हमें बड़े क्लियर वहां से मैसेजेस आए थे, अब उसको क्या आपको नाम बताएं, कि कहा गया था कि जनाब के साहब नाराज हैं आपसे, उन्होंने ओपनली वजीरों ने कहा था, उन सब ने हमें कहा, हमें मैनेजमेंट की तरफ से कन्वे किया गया। और अगर आपको याद हुआ, मैं हवाला दे देता हूं, उनकी बड़ी मेहरबानी, आफ्ताब इकबाल साहब जो है उस वक्त वो CEO थे, चैनल देख रहे थे आप टीवी, तो ही वाज वेरी काइंड, जब तक हमने काम किया उन्होंने बड़ी हमें इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ रहे। उन्होंने हमें कहा, वो क्लिप है उनका नियो टीवी के प्रोग्राम में। ये बताइएगा, मैं काट रहा हूं सर, कि ये खबर जब आपने ब्रेक की, फिर आपने मशवरा भी दिया कि ऐसा ना करें, अच्छा करना बिलाखिर वही पड़ रहा है जो मशवरा आप प्रोग्राम में देते थे या जो आवाम कहती थी वही कर रहे हैं, लेकिन सर इनको इतना यकीन कैसे था कि अगर अदालत जाएंगे तो केस हार जाएंगे, ये यकीन इनको क्यों हो गया था? ये आपने एक और बड़ा इंतहाई मेरा क्या कहते हैं मेरी दुखती राख पे हाथ रख दिया है। सर, आपको याद है, अगर आपने उनको प्रोड्यूसर साहब को कहें, रिसर्चर को आपको भी ढूंढ के देगा, कि जब ये इन्होंने ऑर्डिनेंस वापस लिया था, उसके बाद इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट जा तो रहे हैं, लेकिन हमारे केसेस जीतने के चांसेस बड़े कम हैं। ये लिखा हुआ है, चलाया है, वो मैंने दिखाया ऑफिस से या पता, याद है सर?
इन्होंने कहा था काम है और मतलब मीडिया के दबाव पे कर रहे हैं, अवाम को पता है वो तैयार कर रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे कि केस हमने हारना है, ये 200 अरब भी जाएगा और ये मीडिया को आपने ना ठुकाई करनी है इनकी कि इन्हीं लोगों की वजह से हम केस हारेंगे, क्योंकि हम तो पैसे 200 बिलियन लेके आ रहे थे, अब वो 200 भी गए, वो जाएंगे और 400 भी जाएंगे। अल्लाह ने मेरे और इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिप्रीमांड किया था, ये केस लड़ नहीं रहे थे, ये पेशीज पे जाते नहीं थे इनके वकील हुकूमत के। इन्होंने पूरी कोशिश की है, ये बस सुप्रीम कोर्ट की उस पर ऑब्जर्वेशन है, पूरी कोशिश की है कि केस जो है ना किसी तरीके से कोई ऐसा बांध जाए कि हम मीडिया की ठुकाई कर लें, मतलब हमें सीधा करने के लिए, हमें टांट करने के लिए ये केस हारने को तैयार थे। और दूसरी बात मुझे उस पर बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इस पे उनके कमेंट्स आए हुए हैं, हमने उस पर प्रोग्राम किया, फिर हमने रेज किया अपने टीवी शो में। मैं कहा ये हमें झूठा साबित करने के लिए तो केस हारने को तैयार है भाई साहब। दूसरी बात ये है, मुझे ये समझाएं, आपके यहाँ आपके 50-60 वजीर बैठे हैं, आपने यहाँ मुशीरों की फौज रखी हुई है, आपके पास लॉ मिनिस्ट्री है जिसमें ज़कूटे जिन बैठे हुए हैं, जिसमें मिनिस्टर बड़े माशाल्लाह फ़रोग नसीम जैसा एक बड़ा काबिल वजीर आपके पास, अटॉर्नी जनरल उस वक्त आपके मंसूर अली खान साहब थे। इन लोगों से इन लोगों ने तमाम ने मिलकर कुछ नहीं किया, मतलब जो बात उसमें आपको, मुझे, अरशद शरीफ, मालिक, काशिफ या दीगर लोग, सुहेल भट्टी साहब और लोग भी इसको फॉलो कर रहे थे, उसमें मेरे शहबाज राना साहब वगैरह, अगर सारे उसके बाद फॉलो अप हम करना शुरू हो गए ना, इन लोगों को ये समझ आ रही थी कि ये केस नहीं है, फॉर गॉड सेक ऑर्डिनेंस के जरिए आप कैसे पैसे माफ करेंगे, पब्लिक का पैसा है। जो बात हम ये 5-6 लोगों को समझ आ रही थी, हम कोई मतलब जीनियस नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, वो पूरी कैबिनेट को समझ नहीं आ रही थी, वो पूरी ईसीसी को समझ नहीं आ रही थी, असद उमर को नहीं आ रही, नदीम बाबर, उमर अयूब साहब, इनके सेक्रेटरी, इनके लॉ मिनिस्टर। बल्कि असल स्कैंडल ये था कि वो अटॉर्नी जनरल ने कहा है, मैंने उनसे खुद पूछा अनवर मंसूर साहब से, जिस दिन पहली पेशी थी, हम उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद गए थे, उसने कहा मुझसे कोई मशवरा नहीं किया गया इसको राइट ऑफ करते वक्त। भाई आपने अदालतों में केसेस पढ़े, अगर आप कहते यस अटॉर्नी जनरल, आप मंसूर साहब से पूछें, ही वाज नॉट ऑन बोर्ड, उन्होंने कहा जी मुझसे कोई मशवरा नहीं किया गया कि हम इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं और हम इसको ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? अटॉर्नी जनरल इज नॉट ऑन बोर्ड। और दूसरी बात ये थी उसमें सबसे ज्यादा ये मिली भगत थी। एक और बात बताइएगा सर, कलासरा साहब ये बताइएगा सर, ये इसके बेनिफिशियरी कौन थे? क्या ऐसा कि खबरें दुरुस्त है कि इस पूरे खेल के बेनिफिशरीज में वो कंपनी या वो लोग शामिल थे जो हुकूमत से बहुत करीब थे? आपका क्या ख्याल है? अमेरिकन की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है, देयर आर नो फ्रेंचेस। वो यार इनके बारे में तो मशहूर है, किसी को चाय नहीं पिलाते यार। तो आपका क्या ख्याल है, वो उसमें 417 रुपए पे अगर वो बैठ के उनको डील दे रहे थे, आपका ख्याल है जो उनको दे रहे थे 200-250 अरब उनको माफ हो रहा, 300 बिलियन बनता था, मतलब अगर देखें 200 मतलब 10 बनता था, टोटल अमाउंट थी असल सर, उसके ऊपर 10-11 साल से अरबों रुपए लेके बैठे थे, उस पर सूद लगा लें। अभी तो ये बड़े लकी रहे कि अदालत ने इनको सूद माफ किया है, नहीं तो 11 साल का सूद बने 400 अरब का, ये कहाँ का कहाँ बने। बैंकों से लोन, हुकूमत बैंकों से लोन लेती रही है, कमर्शियल लोन लेती रही है, और मतलब IMF दुनिया भर से हम भीख मांगते रहे हैं पैसे कि पैसे। स्कूक बांड अभी इन्होंने लिए 200 अरब के स्कूक बांड इन्होंने जारी किए हैं, कितना कमर्शियल आपने उनको उस पर प्रॉफिट दिया है। और हमारा पैसा, लोगों का दिया हुआ पैसा पड़ा था आपके पास यहाँ पे उनके 10-11 साल से, उस पर कोई सूद नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है। वो कंपनीज अभी भी खुश होंगी, कंपनी अभी भी खुश होंगी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी, कहाँ कहाँ बैंकों में भी रखा होगा, बिलियन रुपीज उन्होंने फिर कमा लिए पिछले 11 सालों में पैसा ना दे के। बेनिफिशरी जरूर थे, बहुत सारे बेनिफिशरीज थे, इनके दोस्त थे, डोनर थे, किसी ने चंदा दे दिया, किसी ने अस्पताल को दे दिया, किसी ने पार्टी फंड में दे दिया, उसमें बहुत सारे थे, पावर कंपनी वाले थे, उनको फायदे हुए थे। अब इसमें किस किस बंदे ने उनसे क्या कमिटमेंट ली हुई थी, अब आप मुझे बताएं। किसी बंदे का एक पार्टी थी, उसका 70 बिलियन रुपीज उन्होंने देना था इसका GIDC का, अब उसका 35 बिलियन रुपीज माफ हो रहा था। तो आपका क्या ख्याल है, 35 अरब रुपए उनको मुफ्त में माफ हो रहे थे? तो डेफिनेटली अंडर हैंड इन्होंने कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग करके बैठे होंगे, भाई साहब मैं आपके इतने पैसे माफ करवा रहा हूं, तो मेरी चूंच आप कैसे गीली करेंगे? जैसे माफिया की टर्म होती है ना कि मेरी जो है ना आप उसको चूंच कैसे गीली होगी। सो देयर वर उस बिग बेनिफिशरीज। और कैबिनेट के लिए मैं ये कहता हूं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए इट्स ए बिग एक एम्बेरसमेंट है। इन लोगों के उस पर डिसीजन लेवल पे क्वेश्चन उठते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग पे उठते हैं, इनकी इंटेंशंस पे उठते हैं, इनकी नीक कि आप लोग जो हैं इतना बड़ा डाका मारने जा रहे थे, इतना बड़ा काम करने जा रहे थे, और फिर आपकी हिम्मत देखें, हौसला देखें। आज कोई माफी नहीं है, आज कोई अपॉलॉजी नहीं है, आज किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। इमरान खान साहब को एक चीज से आज पता चल गया है कि ये बिग अच्छे फैसले करने की इनकी कैबिनेट में कैपेसिटी नहीं है। अच्छे गुड एडवाइजर आज होते, इनको ऑर्डिनेंस ना जारी करने देते, उसी वक्त पैसे रिकवर करवाते, ये अदालतों में जाते, कोर्ट्स में जाते और वो होते। ये तो मीडिया के शुक्रगुजार होना चाहिए अगर आज आपके 417 रुपए वापस हो रहे हैं। ये तो डबो के बैठे थे, ये तो ऑर्डिनेंस जारी करके बैठे थे साहब।
बिल्कुल ठीक। क्लासा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त और आपके तज़किए का। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको बता के चलेंगे पिशावर BRT का इफ्तिताह हो चुका है, कितनी लागत इस पे आई है, ये कितना बड़ा मंसूबा है, क्या ये लाहौर मेट्रो और मुल्तान मेट्रो से ज्यादा बड़ा है, बात करेंगे शौकत यूसुफ साहब के साथ इस वक्फे के बाद। ले जनाब, मेट्रो बसें चल पड़ी है पेशावर में, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बन के नहीं दे रहा था। इससे पहले बहुत तनकीद हुई, इसकी लागत पर तनकीद हुई, लेकिन आज बिलाखिर इसका आगाज हो चुका है। बात करेंगे सूबाई वजीर शौकत यूसुफ साहब से। शौकत साहब ये बताइएगा, ये जो प्रोजेक्ट आपका है इस पर तनकीद तो हुई है, लेकिन ये मुल्तान मेट्रो हो गई, लाहौर मेट्रो या पिंडी इस्लामाबाद मेट्रो, इनसे मुख्तलिफ कैसे है? इसमें कौन सी यूनिक चीजें हैं जो उनमें नहीं? सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज से शुरू हो गया अवामी प्रोजेक्ट था, बड़े खुशी हो रही है, लोगों में बहुत बड़ी खुशी है। आपके चैनल ने, आपके रिपोर्टर ने दिखाया भी होगा, जब आप प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया उसके बाद जब वो बस में बैठे तो दोनों तरफ जो लोग जिस खुशी का इजहार कर रहे थे, तो यकीनन एक खुशी होती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो गया। कितनी बड़ी तनकीद होती रही, लेकिन तनकीद हमने सह ली और हम अपना काम करते रहे। और क्रेडिट गोज़ टू महमूद खान के, उन्होंने कोविड-19 के अंदर भी काम जारी रखा और आज अल्लाह के फजल से उनकी टीम ने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। फ़र्क क्या है? फ़र्क मैं आपको सिंपल सी बताऊं। फ़र्क ये है कि ये 3rd जनरेशन BRT है जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। साइकिल ट्रैक है इसके अंदर वाईफाई है, इसके अंदर माजूरों के लिए, डिसेबल के लिए अपने ट्रैक मौजूद हैं। और जो हाइब्रिड, डीजल हाइब्रिड, पहली दफ़ा डीजल हाइब्रिड यूज़ हो रही है बसें, और इसी तरह पूरा शहर इसके साथ कनेक्ट हुआ है। आप अगर लाहौर और मुल्तान को देखें तो वो एक रूट है, जबकि इसके साथ पूरा शहर कनेक्ट हुआ है। और 69 किलोमीटर इसमें इजाफी रूट्स डाले गए हैं जो चारसदा रोड, इस तरह कुहाट रोड, हयाताबाद, इन सबको कनेक्ट करता है। और उसके लिए अपनी अलग अलग बसें हैं जो मेन कॉरिडोर तक पहुंचाएगी और वहाँ से फिर सफ़र आसान होगा। तो बहुत सारे वो हैं। दूसरे ये कि इस पर बड़ी तनकीद होती रही कि जी ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई आए मेरे साथ बैठे, जो इन्होंने लाहौर में बनाई है, जो इन्होंने मुल्तान के अंदर बनाई है, मैं सबके लिए तैयार हूँ। और सिर्फ ये बात करते हैं कॉरिडोर टू कॉरिडोर BRT की। जी जो तखमीना इब्तदाई तौर पर था उससे तो ज्यादा पैसा लगा है इस पे शौकत साहब। सर मैं आपको अर्ज करूं, देखिए एक PC1 बना था जो जिस तरह लाहौर BRT है, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक। आप देखें कि उसके अंदर वो कितने अंडरपासेस कितने हैं, उसमें एलिवेटेड कितना है। यहाँ 13 किलोमीटर एलिवेटेड है, 13 किलोमीटर, 3 किलोमीटर अंडरपासेस है, 11 किलोमीटर ग्रेड है। तो जरा उसको मैच करें कि किसका वो है, वो तो सारा एक ही रूट पे चला है ना। और दूसरा ये कि उसमें इजाफी रूट्स नहीं है, इसमें इजाफी रूट्स है 69 किलोमीटर। फिर ये कारखानों मार्केट से, कारखानों इसका लास्ट स्टॉप था, इसको एक्सटेंड किया गया, सॉरी हयाताबाद इसका आखिरी स्टेशन था, इसको एक्सटेंड किया गया कारखानों मार्केट तक। और हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि अब फाटा जो मर्ज हो चुका है हमारे साथ, हो सकता है हम तुरखम तक लेकर जाए। तकलीफ ये हो रही है, अब कहते हैं कि मुकम्मल तो कर लिया, लेकिन ये क्यों किया इन्होंने, एक्सटेंशन क्यों की? भाई एक्सटेंशन हम करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो हमें लोगों के लिए बस बना रहे हैं ना। ये बताएं अमीर आदमी तो जो किराए हैं क्या आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। यहाँ 5 रुपए 5 किलोमीटर, अब सुनिएगा एक खर्चा आ रहा है। ये जरा अवामी बात करने जा रहा हूँ, अवाम के लिए, अवाम की रहनुमाई के लिए, अवाम की रहनुमाई के लिए। इसके जो किराए हैं सर, वो क्या सब्सिडाइज्ड हैं? और सब्सिडाइज्ड हैं तो कितनी सब्सिडी आपको पर पैसेंजर देना पड़ेगी और उसका मजमूई लागत कितनी आएगी आप? देखिए हमारा जो वो है मंसूबा है, हमने सब्सिडाइज नहीं करना है, हमने इसी से जनरेट करना है। ये जो इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर जो हमारे सब्सिडी नहीं है, जो कमर्शियल प्लाजे हैं, डेपोज हैं, ये सारे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। उससे जो जनरेट होगी जो हमारी आमदन और साथ ये, तो इसमें हमें इस पे जो है वो सब्सिडी नहीं दी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने वक्त दिया, पेशावर की आवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।